आरटीआई जो है सबसे अधिक किस विभागों में आपने डाली है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लखनऊ विकास प्राधिकरण से। ऐसा क्यों? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या सबसे भ्रष्ट विभाग है? सबसे भ्रष्ट और सबसे नाकारा विभाग है। और दूसरा भ्रष्ट विभाग है नगर निगम। गाड़ी निकालना इस समय पर बड़ी टेढ़ी खीर है। गाड़ी से आप चल नहीं सकते। टू व्हीलर लेकर चलेंगे तो आपको कम से 1.5 से 2 घंटा आपको हर चौराहे पे या हर मोहल्ले में हर गली के नुक्कड़ पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप आगरा एक्सप्रेस वे पर खड़े हो जाइए, जितना सामान बस के अंदर नहीं होगा उससे 3 गुना सामान बस के ऊपर रहता है। एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो तो अपना काम बहुत अच्छी ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और जो उनका कैबिनेट है, जो उनके अधीनस्थ हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। भाई वो जय श्री राम जय हनुमान यही बोल सकते हैं, यही कर सकते हैं, तो यहाँ की जनता भी वही जय श्री राम जय हनुमान, जिस समय लाइट जाती है तो जय श्री राम के नारे लग जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से आदमी को डर लगता होगा, इसलिए जय श्री राम का नारा निकल जाता है, क्योंकि भगवान के नाम तो सभी के भाई डर की वजह से निकलता ही निकलता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कुछ ऐसा प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है कि आम जनता परेशान हो और सीधे सीधे यही बोले कि ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, जो कि एक सरकार की मंशा भी है शायद। विभाग ऐसा रहा है जो सूचनाएं देने से लगातार बचता रहा, आपको जो अपील से प्रथम द्वितीय सभी जो है जगह जाना पड़ा। देखिए ये तो सारे विभागों में यही हाल है। अच्छा, तो एनएचआई वालों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, गडकरी साहब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं भाई कि हम मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जहाँ चाहते हैं वहाँ रोड बनवा देते हैं। उनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर विदेशों से भी लोगों ने बुलवाया है कि हमें गडकरी साहब को भेज दो। तो मैं यहाँ कहूँगा कि हम हिंदुस्तानियों की भी कुछ आप सुन लीजिए। कभी कभी आप नीचे मतलब वायुयान से नहीं स्थलयान से भी थोड़ा सा भ्रमण कर लिया करिए कभी। और समस्याएं अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उसका निस्तारण होने लगे, उस पर जवाब मिलने लगे, उस पर कार्रवाई होने लगे, तो सरकार की भी छवि सुधरेगी। विकास नगर एरिया है अलीगंज क्षेत्र का, आपको पता है वहाँ का जो पूरा सड़कें हैं वो पूरी ज्वालामुखी बनी हुई हैं, कभी भी बैठ जाती हैं। अच्छा, आपने देखा भी होगा। वो सीवर की वजह से जो मानक विहीन सीवर डाले गए, दूसरी पैरेलल लाइन आज तक पड़ी नहीं। जब पहली बार बैठी थी तब भी मैंने नगर आयुक्त महोदय को बोला था, जलगल की पूरी टीम थी वहां पर, तब भी मैंने उनको बोला था कि अगर इसके संग पैरेलल लाइन आप लेकर नहीं चलेंगे तो एक लाइन को बनाने में जब 2-2, 3-3 महीना लग रहा है और पूरा क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता है, जगह जगह धंस जाते हैं, तो ये क्या कारण है? नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में विवेक शर्मा जी हैं, जो जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, हम आपके परिचय जानना चाहते हैं पहले। देखिए, मैं एक आम नागरिक हूँ, पहली चीज़ तो मेरा परिचय यही है, और आम जनता की आवाज़ को उठाता हूँ। अगर कोई समस्याग्रस्त है तो कोशिश यही रहती है कि उसका समाधान हो जाए, वो चाहे वो जिस विभाग से हो, चाहे वो आपके पीडब्ल्यूडी से हो, बिजली विभाग का हो और नगर निगम का हो, मतलब जो हमारे जीवन की मूलभूत सुविधाएं जिन विभागों से हमको मिलती हैं, अगर उनसे हमें सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, जिसका हम टैक्स पेयर भी हैं, हम लोग टैक्स भी देते हैं, और वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको हम लोग उठाने का काम करते हैं। अगर कोई समस्याग्रस्त है, चाहे पुलिस से पीड़ित है या किसी और समस्याओं से पीड़ित है, वो हमको अपनी समस्या बताए, जेन्युइन लगती है, आम आदमी की आवाज़ बनकर हम उसको उठाते हैं, और आप जैसे हमारे भाई लोग हैं वो इसको मुहिम को धार देते हैं और ये कार्य हो जाता है। बाकी मैं रहने वाला मुरादाबाद के पास एक गांव है हमारा हसनपुर, बेसिकली परिवार वहीं का रहने वाला है, और मेरी जो पैदाइश है या जन्मस्थली कह सकते हैं वो मेरी बदायूं है। बदायूं के बाद हम लोग यहाँ 89 में अपने यहाँ लखनऊ आ गए थे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद में, और तब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैंने देखा कि लोग समस्याओं से बहुत ग्रसित हैं। कहीं बिजली की प्रॉब्लम है कि लोगों ने अपना कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया और उनको दौड़ाया जाता है, चाहे उसमें महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, उनको लगातार दौड़ाते हैं और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मामले ऐसे आए तो हमने सोचा कि चलिए हम ही एक बार पहल करते हैं। कोशिश की
वो सक्सेस हो गया। और जिस जगह हम लोग बैठे हैं आज, ये इंदिरा नगर एरिया में, यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर करीब सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ लाइट आएगी। वहाँ बांस-बल्ली के सहारे लाइट दी जा रही थी, और वो भी कुछ सेटिंग रही होगी किसी अधिकारी से, किसी लोगों से जो यहाँ के जेई वगैरह हैं, तो उन लोगों से सेटिंग करके लोग चोरी से ले रहे थे लाइट। और बिजली का कनेक्शन भी उन्होंने अपना लगवाने की कोशिश करी थी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। तो उस मुहिम को हमने उठाया। आज करीब 200 परिवार ऐसे हैं जो वहाँ पर लाइटों का व्यवस्था हमने मतलब सरकारी तंत्र के द्वारा ही करवाया, उस मामले को उठाया था। और आज ये कम से कम 200 परिवार वहाँ पर लाइट प्राप्त कर रहा है, और वो भी सरकार को रेवेन्यू देते हुए। जो चोरी से हो रहा था या पैसा देकर किया जा रहा था काम, वो इस समय पर सरकार के पास रेवेन्यू आ रहा है। आरटीआई को आपने हथियार कब से बनाया? आरटीआई को हथियार इसलिए बनाना पड़ा सर, क्योंकि यही एक हम लोगों का आम नागरिकों का समस्या का निवारण इसी से होता है। क्योंकि अगर हम कोई पत्राचार करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जवाब लिख के हम लोगों को वापस दे दिया जाता है। लेकिन आरटीआई, ये हमारा राइट है कि हम किसी भी चीज़ को, अगर हम जानकारी हमको चाहिए तो ये हमारे राइट्स हैं, आम नागरिकों के राइट्स हैं, जिसको हमने उठाने की कोशिश की। और उसका माध्यम बनाते हुए हमने जब जवाब विभागों से मांगा, तो जो हमने जवाब मांगा था उसके अनुरूप ही हमको मिला है। तो वो एक हथियार का काम किया। अधिकारियों में थोड़ा सा डर ये हुआ कि अगर हम इन लोगों का काम नहीं करेंगे, आम नागरिकों की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, तो पता नहीं हमारे ऊपर भी कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई ना हो जाए। इसलिए जो भी कार्य होता है अब आम जनता का, वो आरटीआई बारे में आपको जानकारी कब हुई, किस सन में? आरटीआई के लिए देखिए, मेरे को आज से करीब 3 साल पहले हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि विवेक जी, आप लगातार इस पे आप अपनी मुहिम को चला रहे हैं, अखबारों में तो आप आ ही जाते हैं, न्यूज़ में आप छाए हुए हैं, लेकिन आपके काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि लगातार एक ही खबर को आप बार बार आप लिखवाते हो या आप देते हो, या खबर वाले जो भी अपने समाचार पत्र वाले हैं उसको बार बार उठाते हैं, तो आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका तरीका देखिए, आप इसका जरिया देखिए कि ये कहाँ से आपकी कृपा रुकी हुई है, एक तरीके से कहा जाए कृपा रुकी हुई है। तो उन्होंने जब बताया तो कुछ सोचा, फिर हमने सोचा कि भाई आरटीआई ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा हथियार है। और ये सारे देश के जितने भी हम जो भी हमारे चैनल पे सुन रहे हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है आरटीआई। अगर हम इसका सहारा ले लेते हैं तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जो आम नागरिकों की आवाज़ को और बात को ना सुने। नहीं, सही बात है आपकी। अच्छा, ये बताइए कि आरटीआई जो है सबसे अधिक किस विभागों में आपने डाली है? किस विभाग से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई? किस विभाग की समस्या आपके पास ज़्यादा आई? किस तरह से लोगों ने बताया कि हमारे पास ये विभाग हमें ज़्यादा परेशान कर रहा है? तो आपके पास सबसे अधिक समस्या किस विभाग की है? देखिए, मैं ग्रेटर लखनऊ जनकल्याण महासचिव लखनऊ जनकल्याण का महासचिव भी हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस समय पर ये मैंने चालू किया था 2019 में, मैंने एक अपार्टमेंट में अपना फ्लैट बुक किया। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लखनऊ विकास प्राधिकरण से। ऐसा क्यों? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या सबसे भ्रष्ट विभाग है? सबसे भ्रष्ट और सबसे नाकारा विभाग है। यदि इनके ऊपर आप लगाम नहीं लगाएंगे, अधिकारी बहुत आते हैं, सब बोलते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। कारण क्या है? अनियोजित विकास। जिस तरीके से ये इनके जो अभियंता हैं, आप देखते हैं कि एक दिन पहले कोई बिल्डिंग सील हुई और उसके अंदरूनी काम चलते चलते और वो 3 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? जब अधिकारी ने उसको सील कर दिया, बिल्डिंग को किसी को सील कर दिया, उसका नक्शा पास नहीं है और फिर भी वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। जब बिल्डिंग गलत पैटर्न पर तैयार हो रही है या गलत नक्शे पर तैयार हो रही है, आपने सील कर दिया, सील कब खुल जाती है ये हमें और आपको किसी को नहीं पता चलता। तो ये क्या शमन क्या लेते हैं? पूरे क्षेत्र को, पूरे लखनऊ को इन्होंने अराजकता की ओर ले गए हैं। क्योंकि जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, जितना आप जाम देख रहे हैं, वो केवल इन्हीं की देन है। नक्शे के विपरीत जितनी भी यहाँ पर अगर आप देखें जो इन्होंने कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाए हैं, नक्शा किसी का भी पास नहीं है, और पास भी किया है तो मानक विहीन नक्शे पास हैं, और वो कैसे पास हो गया ये पता नहीं। तो सबसे पहले लड़ाई तो हमारी लखनऊ विकास प्राधिकरण से थी।
उसी में हमने जिस समय शुरुआत करी है, जो हमें चीज़ें जो हमने उठाई थी उसके जवाब मिले और उनको सही किया। अभी लेटेस्ट में जो मैं आपको बताऊं, पुराने जो भी बीसी रहे होंगे उन्होंने भी जो जितना भी काम किया वो अच्छा है, लेकिन जो इस समय प्रेजेंट टाइम जो प्रथमेश कुमार जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर उनके पास कोई पीड़ित पहुंच भी जाता है तो आरटीआई लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी समस्याओं का संज्ञान लेते हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई कराते हैं। जैसे अभी एक ही मामला मेरा हुआ था, मैंने उसमें आरटीआई भी नहीं लगाई थी, आईजीआरएस लगाया था और एक पत्र उनको मैंने जाकर प्रेषित किया था। उस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए, क्योंकि बिल्डर ने गलत तरीके से रोड में अब दूसरे प्राइवेट बिल्डर को रास्ता देने के लिए सड़क बना दी थी। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं जी। बिजली, पानी, आवास, ये इंसान की मूलभूत सुविधाएं हैं। तो एक समस्या तो आपने बता दी कि हाँ, कि यहाँ पे आवास की दिक्कत है या जो है एलडीए जो है सही काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा और कौन से विभाग रहे हैं जिससे आपको सबसे ज़्यादा जो है जूझना पड़ा है? देखिए सर, आपने कहा ना मूलभूत सुविधाएं, हमने शुरुआत में ही अपने उसमें आपको वर्जन में बताया था कि जो मूलभूत सुविधाएं हमारी रोड, सड़क, नाली, यही हम लोगों को बढ़िया चाहिए होती है। और दूसरा भ्रष्ट विभाग है नगर निगम। अगर आप किसी भी मोहल्ले, इस शहर के, इस हमारी राजधानी लखनऊ के किसी भी शहर के एक मोहल्ले में निकल जाइए, हर जगह इन्होंने कूड़ा डंपिंग स्थल बना दिया, जिसको कि माननीय मंत्री जी, जो नगर विकास मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी सफाई करा के हम यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। तो आज वो सेल्फी पॉइंट हैं कहाँ? महापौर भी बोलती हैं कि साफ सफाई बहुत हो रही है, जब से हम आए हैं बहुत अच्छी साफ सफाई हो रही है, कहीं दिखाई दे रही है? हम और आप रेगुलर निकलते हैं, जनता निकलती है, गली के मोड़ पर कूड़ा बजबजाता रहता है। कार्यदायी संस्था दे दी गई, पुरानी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बाहर से बुलाई गई थी, उनको दे दिया गया काम, लेकिन उनके कर्मचारी काम नहीं कर रहे। ये किसका फॉल्ट है? हम और आप तो नहीं देखेंगे। हम अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा सकते हैं और समस्याओं पे त्वरित कार्रवाई हो जाती है। अब जैसे एक मोहल्ले की हमने समस्या ले ली, क्योंकि ये केवल एक मोहल्ले की समस्या नहीं है, पूरे प्रदेश भर की ये हालत है कि जहां पर, क्योंकि ये तो राजधानी लखनऊ है, अगर हमने ट्वीट किया या हमने आरटीआई लगाया, उस पर उन्होंने संज्ञान ले लिया, संज्ञानित होकर उस पर तत्काल कार्य करा दिया, तो वो कोई फौरी तौर पर ही राहत देने वाली बात हुई। ये परमानेंट होना चाहिए, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। कि अभी एक शासनादेश आया था कि 9 बजे से 12 बजे तक सारे कूड़ा डंपिंग स्थलों से कूड़ा हट जाना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? स्वच्छता अभियान में नगर निगम को पुरस्कार मिला हुआ है? नहीं, स्वच्छता अभियान में नगर निगम को जो पुरस्कार मिला है वो केवल शिवरी प्लांट की वजह से मिला है, ये साफ सफाई की वजह से नहीं मिला है। अगर साफ सफाई की व्यवस्था देख लिया जाए तो 99 या 100वें पायदान पर लखनऊ नगर निगम होगा। नगर निगम तो ये कहता है कि संपूर्ण स्वच्छ लखनऊ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, उनका स्लोगन है संपूर्ण स्वच्छ लखनऊ रखना चाहिए, लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है, रखना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है। कुछ कमियां हमारी आम जनता में भी है, जहां वो कूड़ा थोड़ा सा भी पड़ा देखते हैं तो अपने घरों का उठा के वहां पर कूड़ा डंप करना चालू कर देते हैं या फेंकना चालू कर देते हैं। ये हमें भी अपने आप को सुधार हमारे राजधानी की जो जनता है सबसे अधिक किस समस्या से त्रस्त है? सर, सबसे अधिक तो जो इस समय प्रेजेंट टाइम मेरे सामने आ रही है वो आ रही है, एक तो इस समय पर जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा छात्राएं हैं, वो शोधों से बड़ा परेशान है, चैन स्नैचरों से बड़ा परेशान है। जैसे कि अभी एक मृत्यु भी हो गई चैन स्नैचिंग की घटना में जानकीपुरम में। तो एक तो ये पुलिस का मेन चीज़ खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ पुलिस का खौफ खत्म? हमारे सरकार ने मजनू अभियान शुरू किया था, वो बंद हो गया सर। सरकार आई थी तुरंत उसने मजनू अभियान शुरू किया था। जी, वो मजनू अभियान केवल कागजों तक सीमित है। ये बीच में मैंने उठाया था, ये एक ऐसी पत्रकार वार्ता में भी मैंने इस बात को किया था। तो उसके बाद मजनू अभियान चालू किया गया और फिर वो ठप पड़ गया। तो देखिए, ये जब तक कोई स्थायी इसका समाधान या स्थायी रूप से ये नहीं चलेगा तो ये अराजकताएं खत्म नहीं हो सकती। आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से, ये परिवहन विभाग भी इसमें एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। परिवहन विभाग ने जो बैटरी रिक्शाओं के लिए जो रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा दे दिए, 50,000 अगर रिक्शों के लिए उन्होंने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कम से कम 1.5 लाख रिक्शे चल रहे हैं लखनऊ में। कौन देखने वाला है सर? ये काउंटिंग मेरी अपनी पर्सनल नहीं हो सकती। मैं पब्लिक का रुझान बता रहा हूं, क्योंकि गाड़ी निकालना इस समय पर बड़ी टेढ़ी खीर है।
गाड़ी से आप चल नहीं सकते, टू व्हीलर लेकर चलेंगे तो आपको कम से 1.5 से 2 घंटा आपको हर चौराहे पे या हर मोहल्ले में, हर गली के नुक्कड़ पे आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अराजकता क्या है, आप किसी बैटरी रिक्शे वाले को, एक को, किसी को अगर आप चिल्ला के साइड भी करेंगे तो मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। 10-12 साल के बच्चे चला रहे हैं, कौन देखने वाला है? कहाँ है हमारी यातायात पुलिस? क्यों नहीं देखती, क्यों अभियान नहीं चलाती? भाई अगर सरकार ने केवल गरीबों के लिए वो चालू किया था तो यहाँ तो हमें ये दिखाई दे रहा है या ये सुनवाई दे रहा है कि वो गरीब ही चला रहे हैं, चला तो गरीब रहे हैं, लेकिन उसके जो मालिक हैं, बैटरी रिक्शाओं के जो मालिक हैं, वो बड़े बड़े रसूखदार हैं। और आपको जी, और आपको एक चीज और बता दें, ये जो रिक्शे चलने चाहिए ये गलियों के लिए रखा गया था कि दूरी है गलियों से रोड तक, इसको लाकर यहाँ तक लोगों को छोड़ दिया जाए। जो कि हमारे साइकिल रिक्शा चलते थे उसके एवज में इसको चलाया जा रहा था। लेकिन आज ये ऐसा है कि ये रिंग रोड पे भी आपको दिखाई देंगे, ये हाईवे पर भी आपको दिखाई दे जाएंगे। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इन्हीं में होते हैं। कहीं पर भी गड्ढे में तुरंत पलट जाते हैं, सवारी इतनी ओवरलोड बिठा लेते हैं कि बीच में से 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो कहाँ है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है? अब एक डग्गा मारी रोक नहीं पा रहे, ऊपर से इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए। इसमें अगर 50,000 का रजिस्ट्रेशन किया तो 1.5 लाख यहाँ पर कैसे चल रहे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं? एक रजिस्ट्रेशन नंबर के 4-4, 5-5 रिक्शे चल रहे हैं, कौन देखने वाला है? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि परिवहन विभाग भ्रष्ट हो चुका है? सर परिवहन विभाग में कौन, देखिए उस पर दया बरस रही है। भाई देखिए उनके जो भाई मंत्री जी जो हैं वही दयालु हैं और दया बरसा रहे हैं। कभी देखिए ये मंत्री तो दया शंकर सिंह है। हाँ सर, वहीं पर उन्हीं की तो दया बरस रही है। अच्छा, अगर वो थोड़ा सा टाइट हो जाए, जैसे बीच में गए थे, अब लखनऊ में यहाँ पर पूरा कैबिनेट बैठता है और वो जाकर यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर जाकर चेकिंग करना चालू कर देते हैं। अरे लखनऊ में ही आ जाइए, कमता पर ही देख लीजिए, मुंशी पुलिया पर ही देख लीजिए, कितनी अवैध डग्गा मार यहाँ पर चल रहे हैं, कोई देखने वाला है? राजधानी लखनऊ तो स्वच्छ कर नहीं पा रहे, पूरे प्रदेश भर के लिए कहते हैं कि हमने ये अभियान चला दिया। ओवरलोडेड रात में बसें निकल कर जाती हैं सर। कभी आप आगरा एक्सप्रेस वे पर खड़े हो जाइए, जितना सामान बस के अंदर नहीं होगा उससे 3 गुना सामान बस के ऊपर रहता है। कौन देख रहा है? चिल्लाते रहते हैं, ट्वीट किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप ये बताइए, जो परिवहन विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कमता में जो ट्रकें या बजरी से ओवरलोडेड गाड़ियां खड़ी होती हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए वैसे ये केवल कमता की बात नहीं है, आप कहीं पर भी चले जाइए, पूरे शहर भर में जितने भी आउटर रिंग रोड्स हैं या क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर आप जाकर देखें तो ये इस तरीके के अवैध संचालन हो रहे हैं। तो इस पर आम नागरिक और आम जनता और जो हमारे समाचार पत्र हैं वो बार बार छापते भी रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं, लेकिन उसको बंद करने की, उसको समाप्त करने की जिम्मेदारी शासन की है, जो कि वो अपने ठीक तरीके से काम का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और परिवहन विभाग इसमें सबसे ज़्यादा फिसड्डी साबित हो रहा है, चाहे वो ये ओवरलोड ट्रक की बात आप कर रहे हैं या जो इन्होंने वहाँ पर बना रखा है। अगर आप कमता की बात करते हैं तो कमता पर देखिए जो अवध डिपो बना हुआ है उसके बाहर ही कितनी अवैध बस संचालन होता है, डग्गामारी बसें। ये कौन करवा रहा है? सर ये प्राइवेट बस चालक हैं और इसमें शामिल सभी हैं। अब आप ये देखिए कि जो सरकारी बस के ड्राइवर हैं उनको तो लाठी से नवाजा जाता है, पुलिस वाले वहाँ पर टीआई रहता है यातायात पुलिस का या पुलिसकर्मी रहते हैं, वो उनका चालान तो कर देते हैं, उनकी गाड़ी को चालान करते हैं, सरकारी गाड़ी को चालान कर देते हैं। लेकिन जो वहाँ पर प्राइवेट बसें, जो डग्गामार बसें खड़ी हुई रहती हैं या जो वहाँ पर आप टैक्सियाँ देखते हैं जो गोरखपुर के लिए जाती हैं या बस्ती जाती हैं, जो भी एरिया की दिशा के लिए जाती हैं, जो वहाँ पर अवैध डग्गामारी चल रही है, उनको एक बार भी ये नहीं कहा जा सकता, मतलब चालान तो छोड़ दीजिए, उसको ये भी नहीं कहते कि आगे बढ़ के कहीं लगा लो। उनके आंखों के सामने बैठकर हो रहा है और पुलिस वाले मजे से आराम से, और यातायात पुलिस है या चाहे सिविल पुलिस हो, आराम या मस्ती से बैठी हुई है। कभी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आता नहीं, कभी खाना पूर्ति करने के लिए आ गया तो 10-20 बसों का उन्होंने चालान दिखा दिया। अब वो चालान करते भी हैं नहीं करते हैं ये हमें नहीं पता, थाने में जाके क्या सेटिंग हो जाती है कि वो चालान भी शायद वापस हो जाते होंगे, ये हमें लगता है पूर्ण रूप से, क्योंकि जिस तरीके से अवैध डग्गा मारों का यहाँ पर इस समय पर संचालन चल रहा है, जो दबंग अवैध डग्गा मार हैं, आप देख लीजिए, ये मतलब दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि कर रहे हैं।
और सरकारी तंत्र बिल्कुल इनके आगे नतमस्तक है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हैं जी। अगर आप ये स्थिति शासन की नाक के नीचे बता रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे क्या हाल है? नहीं, वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं कहीं पर भी अगर कहीं ये वार्ता करता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। हमारे राज्य के और इस सूबे के, एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो तो अपना काम बहुत अच्छी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन और जो उनका कैबिनेट है, जो उनके अधीनस्थ हैं, वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। ये सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच पाएंगे। भाई, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पहुंचना था तो ये सारे विभाग खत्म कर देने चाहिए, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री खत्म कर देनी चाहिए, सारे विभाग उन्हीं के पास दे देने चाहिए। वही देखें, वही कंट्रोल करें। अगर ये कैबिनेट मिनिस्टरों से नहीं संभाला जा रहा है, चाहे वो नगर विकास हो, चाहे वो ऊर्जा मंत्रालय हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, अगर ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दें। भाई, पीडब्ल्यूडी दिया, पीडब्ल्यूडी में आज देखिए, चाहे रोडों की हालत देख लीजिए। हम तो अपनी राजधानी लखनऊ की कहेंगे, यहाँ पर अगर रोडों की हालत खस्ता होती है, अगर कहीं संज्ञान में आ गया पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के, रातों रात वो सड़क बन के तैयार हो जाती है। तो ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं करता? इनके या तो इनके जो मुख्यमंत्री, ये जो आपके इनके जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, ये उसको चला नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए। नहीं, अभी पिछले दिनों जब बिजली की समस्या आई जी, तो ऊर्जा मंत्री ने कहा जय श्री राम। हाँ, तो देखिए, वो वही काम बोल सकते हैं जो वो कर पाएंगे। भाई, वो जय श्री राम, जय हनुमान, यही बोल सकते हैं, यही कर सकते हैं। तो यहाँ की जनता भी वही जय श्री राम, जय हनुमान, जिस समय लाइट जाती है तो जय श्री राम के नारे लग जाते हैं। अंधेरा होने की वजह से आदमी को डर लगता होगा, इसलिए जय श्री राम का नारा निकल जाता है, क्योंकि भगवान के नाम तो सभी के भाई डर की वजह से निकलता ही निकलता है। तो ये मतलब एक अच्छी छवि नहीं जाती। और आपको और बता दूं भाई साहब कि अभी शायद 1 नवंबर से वर्टिकल चालू कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वर्टिकल व्यवस्था जो लागू करेंगे, जो आज हम और आप फ़ोन करके जेई से, एई से और ये उपखंड में हम लोग फ़ोन कर लेते हैं, जो वहाँ के एसएसओ हैं वो बता देते हैं कि कब लाइट आएगी, कब जाएगी। ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि एक जेई के ऊपर अब 8 उपखंड होंगे। जो एक जेई के ऊपर एक एरिया हुआ करता था। क्या एक रूमर सा उड़ा हुआ है कि जो है जो स्मार्ट बिजली के स्मार्ट मीटर हैं उनसे बिजली ज़्यादा आती है, जो पहले मीटर थे उससे बिजली कम आती है? नहीं सर, ये तो देखिए शिकायत है। सच्चाई है या जो है खाली र्यूमर है या विपक्ष का र्यूमर है? नहीं, ये विपक्ष का र्यूमर नहीं है, और ये र्यूमर कुछ नहीं है, ये आम जनता का ही बात है। जो लोग परेशान हैं, लगातार मैं ट्वीट पर हूँ और मेरे पास भी लोग अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो ये नए मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, ये बहुत तेज चल रहे हैं और गलत रीडिंग दे रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। अभी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने एक कैंप लगवाया था, उसमें भी ये शिकायतें बहुत आई थी। वहाँ चीफ इंजीनियर बैठे हुए थे और उन्होंने डाटा भी था, जो ये स्मार्ट मीटर वाले थे उनकी बड़ी डांट लगाई थी। आपने देखा होगा, पेपर में भी आया था। तो ये मीटर, एक तो मीटर तेज चल रहा है, गलत मतलब जो हमें रीडिंग दे रहा है। दूसरी चीज, इसकी फीडिंग नहीं हो पा रही। अगर ये मीटर लगाकर जाते हैं तो 3-3 महीना, 4-4 महीना आदमी परेशान हो रहा है। एक मिडिल क्लास या एक लोअर क्लास का आदमी जो हर महीने अपना पैसा जमा करना चाहता है, उसको जब बिजली का बिल ही नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से जमा करेगा? और जब एक साथ मिलता है तो वो जमा नहीं कर पाता। फिर उसके ऊपर ये अनर्गल आरोप रखते हैं कि ये पैसा जमा नहीं करना चाहता, बिजली काट दी जाती है, तो वो और परेशान है। तो या तो अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो पहले फुल चेकिंग कर लीजिए कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप सही चेकिंग करके ही लगाएंगे, लोग भाई देखिए, एक तो महंगी बिजली खरीद रहा है, और मुझे जहां तक लगता है कि ये कुछ ऐसा प्रोपोगंडा तैयार किया जा रहा है कि आम जनता परेशान हो और सीधे सीधे यही बोले कि ये प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, जो कि एक सरकार की मंशा भी है शायद कि इसको प्राइवेट कंपनियों को, मतलब कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि इसको जो है पब्लिक जानबूझ के कहे इसको प्राइवेट कर दिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइवेट बहुत जल्दी तेजी से काम सुन लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सरकारी तंत्र, जो हमारे पास इतना बड़ा तंत्र है, वो जितनी तेजी से काम कर सकता है वो प्राइवेट वाले नहीं कर सकते। लेकिन ये प्राइवेटेशन के पीछे पड़े हैं, और बिजली भी हमको महंगी मिलेगी। अभी वर्टिकल होने दीजिए, और उसके बाद में अगर ये कहीं किसी प्राइवेट उसको दे दिया, इन्होंने किसी निजी घराने को इन्होंने उसके हैंडओवर कर दिया, तो जो आज हमें 7 रुपये या 8 रुपये जो बिजली मिल रही है, वो हमें 12 रुपये और 15 रुपये पेड करना पड़ेगा। वो हम कहाँ से करेंगे?
अच्छा महंगाई चरम पर है। विवेक जी, हम लोगों ने शुरुआत में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी बातें की। जी बिजली पे बात हो गई, हमारी बात जो है कहते हैं विकास प्राधिकरण आवास पे बात हो गई। जी पानी की क्या स्थिति है शहर में, क्योंकि आप बताइए कि जैसे गर्मी के सीज़न है, क्या किसी चौराहे पे हैंडपम्प या इस टाइप की प्याऊ की व्यवस्था या कुछ ऐसी व्यवस्था आपको नज़र आई, या कभी कभी आपने इस पर आरटीआई डाला कि जो है जहाँ जिला अस्पताल हैं, जहाँ पे रोडवेज बस स्टेशन है, वहाँ बोतल बंद पानी क्यों ज़्यादा बिक रहे हैं, वहाँ पे सरकारी तंत्र क्यों फेल है, इस पर कभी आपने आरटीआई डालने की कोशिश की? सर, इस पर अभी मैंने डाला नहीं, मैंने इस पर ट्वीट बहुत किया है। और अभी ये जो जेठ के महीना आता है उसमें भी हमने सबसे पहले मैंने ही निवेदन किया था नगर आयुक्त साहब को कि जगह जगह प्याऊ लगवाए जाएं। क्योंकि देखिए, एक जल की जो बात आपने करी है, और पुराना शहर हो चाहे लखनऊ नया शहर हो, इसमें जो पुरानी लाइनें डाली हुई हैं जर्जर अवस्था में हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, लोगों को गंदा पानी मुहैया हो रहा है। गंदे पानी की सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है, कहीं वो सीवर से कनेक्टेड हो जा रहा है। तो इस सबसे पहले तो जो पुरानी लाइनें पड़ी हैं उसको नई लाइनों में कन्वर्ट करें। भाई, हमारे विभागों को ये चाहिए कि वो जो पुरानी लाइनें हैं वो हटाकर नई लाइनें या उसके पैरेलल डालें। दूसरी चीज़, जो आपने कहा कि चौराहे चौराहे पे जो जलकल की व्यवस्था होनी चाहिए, नल नहीं हमें दिखाई देते, कहीं टोटी नहीं दिखाई देती, कहीं टोटी गायब है, तो सारी जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं सुविधाओं के लिए। नगर निगम हमारी टैक्स क्या गिरा कर छोड़ देता है, या हमसे कोई टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं लिया जाता? हम लोग टैक्स पेयर हैं, व्यापारी भी हैं तो उसमें जीएसटी भी देते हैं। तो जब हम लोग पर्याप्त रूप से दे रहे हैं तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जो कि अभी तक मुझे लग रहा है कि इस 8 साल में पता नहीं कितना सोचा होगा, लेकिन धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा विभाग ऐसा रहा जो सूचनाएं देने से लगातार बचता रहा? आपको जो अपील से प्रथम द्वितीय सभी जो है जगह जाना पड़ा? देखिए, ये तो सारे विभागों में यही हाल है। अच्छा, देना ही नहीं चाहते, सोचते हैं टाइम बार्ड हो जाएगा, देखा जाएगा। और हम पीछे छोड़ने वाले नहीं। हमें जब तक उसका जवाब नहीं मिल जाता तो हम उसका पीछा नहीं छोड़ते, हम भी इंतजार करते हैं कि कब तक आप हमको टहलाते रहोगे और कब तक हम टहलते रहेंगे, जवाब तो लेकर मानेंगे। और देखिए, मूलभूत सुविधाओं के साथ में आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम एक अपने परिवार को भी लेकर चलते हैं, सड़कों पर लेकर चलते हैं, जिसका जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो एनएचआई की भी होती है। जब हाईवे पे हम लोग जाते हैं तो एनएचआई वालों के लिए तो मैं कहना चाहूँगा, गडकरी साहब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं भाई कि हम मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जहाँ चाहते हैं वहाँ रोड बनवा देते हैं। उनको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर विदेशों से भी लोगों ने बुलवाया है कि हमें गडकरी साहब को भेज दो। तो मैं यहाँ कहूँगा कि हम हिंदुस्तानियों की भी कुछ आप सुन लीजिए। कभी कभी आप नीचे मतलब वायुयान से नहीं, स्थलयान से भी थोड़ा सा भ्रमण कर लिया करिए, कभी कारों से भी भ्रमण कर लिया करिए। जो ये आप देखते हैं टोल प्लाजाओं पे अराजकता, रोज मारपीट, अगर इस तरीके के गुंडे बदमाशों को ही बिठालना है टोल प्लाजा पे तो ये नहीं होना चाहिए। परिवार के साथ कोई आदमी जा रहा है और उसके साथ इस तरीके की मारपीट की घटनाएं होती हैं, ये बड़ी बड़ी अशोभनीय होती हैं। और अगर ट्वीट पे ये चलता है तो ये हमारा देश ही नहीं पूरा विदेश भी देखता है। दूसरी चीज़, जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, टैक्स लिया जाता है, बड़े बड़े टैक्स लेते हैं। गाड़ी आप बाहर निकालते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, आप टैक्स देकर बाहर निकालते हैं। भाई, रोड टैक्स दिया जाता है ना, रोड टैक्स किस बात का लेते हैं? भाई, रोड की जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। जब सरकार सड़कों पे चलाने का टैक्स पहले ले लेती है, फिर भी हमसे वसूल किया जाता है टोल टैक्स। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आदमी देता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ ही चलेंगे, अलग तो पैडलर सरकार चला नहीं सकते। आम नागरिक हैं, आम जनता है, ज़्यादा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बैन लगा दिया जाएगा या उसको नज़रबंद कर देंगे। क्या पता हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, क्या कुछ बुरा लग जाए तो हमारे ऊपर गडकरी साहब कुछ और भी बात कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, एक आम नागरिक हूँ और अपनी बातों को, अपनी व्यथा बता रहा हूँ सर, क्योंकि ये बात अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये बात वहाँ तक भी पहुँचेगी। अगर ये बात पहुँचेगी तो लोगों को सहूलियत मिल सकती है। जो रोडों पे आप देखते होंगे, आप हाईवे पर चले जाओ, सबसे ज़्यादा घटनाएं, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो आकस्मिक एकदम से गड्ढा आ जाना, बड़े बड़े गड्ढे हो जाना। किसान पथ अगर आप कभी टहल लीजिए या घूम लीजिए, उसमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं, क्योंकि गड्ढों में ही सड़क बनी है।
इतने गड्ढे हैं। कम से कम मानक के अनुसार ही सड़क का निर्माण किया जाए, और जो उसकी सड़क डिजाइनिंग जो कंपनी करती है उससे सही तरीके से करवाया जाए। जो डिजाइन के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। कर्व आ रहा है, अंधा कर्व है, पता ही नहीं लग पा रहा है। आप मुंशीपुरिया कर ले लीजिए, किस तरीके का कर्व बनाया हुआ है। अगर आप कर्व में जा रहे हैं और गाड़ी तेज जा रही है, कहीं पर भी कोई ब्रेकर तो होता नहीं, ना ब्रेकर बनाने की कोशिश की गई। अगर ब्रेकर बना दे तो कम से कम लोग स्लो चलें। जिस समय गाड़ी कर्व में चलती है और रात में चलती है तो रात में 100 के नीचे कोई आदमी चलाता नहीं। एक आम जनता भी है, जब खाली रोड दिखाई देती है तो सोचता है कि वो पूरी जो उसका कांटा है वो पूरा 180, 120, 200 पे ले जाए, तो वो उसके चक्कर में एक्सीडेंट्स होते हैं। कैटाई नहीं लगे, जगह जगह पर ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बचा सकती है, वो उसकी व्यवस्था करना चाहिए। NHI को अगर ट्वीट किया जाता है, NHI कभी जवाब नहीं देता, क्योंकि गडकरी साहब उसके मालिक हैं। जब गडकरी साहब ही अपने यहाँ से कोई जवाब नहीं देते, अगर कोई समस्या लिखकर भेजा जाए, तो सबसे बड़ी कंप्लेंट तो हमें गडकरी साहब से यही है कि ना उनका विभाग सुनता है, ना वो स्वयं सुनते हैं। अब काम करा देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम अगर आपने सोशल मीडिया अपना चालू एक्टिव किया हुआ है तो उस पर जवाब भी दे आपकी भी बनती है। जो आपने इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर लोगों को बिठाल रखा है, तो कम से कम उसको देखें। लोग समस्याएं लिखकर भेजते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई कब होती है? जब कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। जैसा फैजाबाद अगर आप जाइए, जगह जगह डिवाइडर कट बन गए हैं। अगर आप हाईवे पर जाइए, डिवाइडर कट बने, उसमें से लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं, एकदम आ जाते हैं, और जो गाड़ी हाईवे पर चल रही है वो 100 की स्पीड से तो कम होगी नहीं। और जब वो एक्सीडेंट होते हैं तो बड़े एक्सीडेंट होते हैं, एक की जगह 4 जाने जाती हैं। तो ये इस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सोशल मीडिया सेल इनको एक्टिव करना होगा, क्योंकि आम जनता जाग चुकी है और वो सोशल मीडिया को ही हथियार बनाए है। वो ये नहीं है कि आप भाई सारे समाचार एक पेपर में नहीं आ सकते। लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, और समस्याएं अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उसका निस्तारण होने लगे, उस पर जवाब मिलने लगे, उस पर कार्रवाई होने लगे, तो सरकार की भी छवि सुधरेगी और इसमें बहुत राहत मिलेगी। लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। गडकरी जी को हम सुनते हैं, बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो साहब एक बार लखनऊ आ जाओ, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उसको भरवा दो, पैसे की कमी नहीं है। हम तो गड्ढे भरवाने की बात कर रहे हैं, रोड बनवाने की बात तो छोड़ दीजिए, चौड़ीकरण कर दें। आपको कोई ऐसा किस्सा याद है कि आपने RTI मांगा हो और इसके बाद जो है उसमें आपको धमकियां मिली हो, या किसी ने बहुत उल्टे सीधे बात कही हो और वापस लेने के लिए कहा हो? ऐसा कोई किस्सा एक याद है कोई? सर मैंने तो IGRS पर भी मेरे को धमकी मिली। मेरे को तो मेरे पत्राचार करने पर भी धमकियां मिली। धमकियां किस टाइप की मिलती हैं आपको? बस इस मामले से हट जाओ, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब बहुत कुछ हो जाएगा वो देखा जाएगा। मैं तो आम जनता की आवाज़ हूँ, मैं तो बंद नहीं होऊंगा। लेकिन हाँ, अपनी पूरी कोशिश रहती है, जब कभी कोई मामला होगा तो बाकी तो सरकार बैठी है, क्या जांच करेगी, क्या निष्पक्ष जांच होगी ये नहीं पता है। लेकिन मैं अपनी बातों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, धमकियाँ चाहे कितनी भी मिलती रही। इन अराजक तत्वों से कैसे निपटते हैं आप? सर कुछ नहीं, बस डर नहीं लगता? सर डर तो देखिए, परिवार वाला हूँ, 2 बेटियाँ हैं और उनके साथ में ही रहता हूँ। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन लोगों की जब दुख देखता हूँ तो और ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार को भी देखता हूँ कि उसी परिवार में मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं सेटल होंगे, कहीं जाएंगे, और कहीं वो ऐसे ही परेशान ना हो। तो कम से कम एक ऐसी नई दिशा दे जाऊँ कि जो मेरी तरह से जो लोग सोचते हैं काम करने के लिए, तो वो कुछ ना करें, कम से कम सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हो जाएं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात की, अगर हम नगर निगम को 10 में से, नगर निगम की जो वर्किंग स्टाइल है, नगर निगम की जो काम करने की शैली है, अगर नगर निगम को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखिए, इस समय नगर निगम की कार्यशैली जो अधिकारी हो चाहे वो हो, तो उसके हिसाब से तो मैं 6 नंबर ही दूंगा। और लखनऊ विकास प्राधिकरण को? लखनऊ विकास प्राधिकरण को तो देखिए, उसको कहने 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, जब से प्रतिवेश जी आए हैं, मैं तो अपनी 2-3 लोगों की बात करता हूं, लेकिन हाँ, लोगों को राहत मिल रही है। लेकिन 10 में से अभी उनको अगर मैं नंबर दूंगा तो अभी 3 से 4 के बीच में ही दे पाऊंगा। अच्छा, इसी तरह से जो आपका ऊर्जा विभाग है, बिजली विभाग,
उसे कितना सर नंबर, ऊर्जा विभाग तो बिल्कुल इन्होंने बेकार कर 10 में दिया। से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से तो अभी उनका तो उनके भी 4 ही नंबर हैं। हम्म, हम्म। 40% ही काम हो पा रहा है, क्योंकि माननीय मंत्री जी शायद देख नहीं पा रहे हैं। और जलकल विभाग को? सर जलकल विभाग में कोई है, कोई इसका महाप्रबंधक है, वो सुनता ही नहीं। जलकल छोड़ दी सर, अभी आपने ये आपने एक मेन मुद्दा तो उठाया ही नहीं। विकास नगर एरिया है अलीगंज क्षेत्र का, आपको पता है वहाँ का जो पूरा सड़कें हैं वो पूरी ज्वालामुखी बनी हुई हैं, कभी भी बैठ जाती हैं। अच्छा, आपने देखा भी होगा। वो सीवर की वजह से जो मानक विहीन सीवर डाले गए, दूसरी पैरेलल लाइन आज तक पड़ी नहीं। जब पहली बार बैठी थी तब भी मैंने नगर आयुक्त महोदय को बोला था, जलकल की पूरी टीम थी वहाँ पर, तब भी मैंने उनको बोला था कि अगर इसके संग पैरेलल लाइन आप लेकर नहीं चलेंगे तो एक लाइन को बनाने में जब 2-3 महीना लग रहा है और पूरा क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता है, जगह जगह धंस जाते हैं, तो ये क्या कारण है? तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि जलकल को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? जलकल तो अभी 2 नंबर पर चल रहा है, 10 में से 2 ही नंबर, 8 नंबर इनके कट। अच्छा, समाज सेवा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? देखिए यही एक समाज सेवा है कि हम अपनी शिकायतें, अपनी जो लोगों की शिकायतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो सरकार के सामने तक रखकर और उसका निस्तारण करने में लगे हुए हैं। आज आपके पास कोई शिकायत आई सुबह से? हाँ, सुबह से एक शिकायत आई है। मैं रात में जागरण से लौटा था और रात में 3 बजे आया था, सुबह देर से उठा, 7 बजे से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, 5 बजे से आ रहे थे बल्कि, मैं देख नहीं पाया, 9 बजे मैंने देखा तो उस पर एक जिस जागरण में से होकर आया था आदिल नगर से, वहाँ पे चाकूबाजी की घटना हो गई थी और वहाँ पुलिस नहीं थी। तो रात में जब माननीय जी पहुंचे थे, माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक पहुंचे थे, तो उनके साथ तो पुलिस फोर्स थी, लेकिन जो जागरण चल रहा था उसके बाद कोई फोर्स नहीं थी। तो जब मैंने सुबह ये ट्वीट किया है, तो जब आयोजकों ने संबंधित थाने को सूचना नहीं दी होगी जी, तो वहां से कैसे पुलिस फोर्स? नहीं सर, एक बात बताइए कि छोटी छोटी जानकारियां LIU भी तो होती है ना, यहाँ पर सब कुछ इंटेलिजेंस भी है, हमारी लोकल इंटेलिजेंस भी है, चौकियां भी हैं, और जो क्षेत्रीय वहाँ पर ये कांस्टेबल्स रहते हैं, क्षेत्र की गलियों के भी कांस्टेबल्स यहाँ पर होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि कमिश्नरेट है, तो उनको जानकारी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अगर नहीं किसी ने दी तो उनको ये जानकारी थी कि यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें अराजक तत्व भी आ सकते हैं, कोई चैन स्नैचिंग की घटना भी हो सकती है, महिलाएं भी रहेंगी, कोई छेड़छाड़ की भी घटना हो सकती है। तो शासन प्रशासन को तो खुद भी जागरूक होना चाहिए। क्या कोई आदमी, कोई भी अगर एक आयोजक धार्मिक आयोजन करना लगता है कि हाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया, लेकिन जो वहां पर आयोजन टीम होती है उसके पास एक ही काम नहीं होता है। तो थोड़ा सा काम तो हमारे शासन प्रशासन को, क्षेत्रीय जो थाने हैं, थाना चौकी है, इन लोगों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए। जब लगातार आप आप कहते हैं कि चलिए उनको जानकारी नहीं थी, तो क्या गश्तें नहीं होती? ये भाई ये तो है नहीं कि तुरंत ही ये जागरण चालू हो गया। कहीं बैनर लगाया होगा, हफ्ते भर पहले बैनर लगा होगा, साफ सफाई चल रही होगी, उस इलाके में लोगों का आना जाना लगा होगा, लोग इकट्ठे खड़े होंगे, तो क्या वहाँ पर कभी इन लोगों ने अपनी पेट्रोलिंग नहीं की या पूछा नहीं कि यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? तो चाकूबाजी में क्या हुआ? तो 2 लोग उसमें घायल हुए हैं। तो अब मैंने सुबह जब इसको ट्वीट किया है तो SHO साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि उस पर हमने कार्रवाई की है, क्योंकि उस समय तक तो उनकी 9 बजे तक समस्या का समाधान हो गया। अच्छा। तो जो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी समस्याएं पड़ी होंगी, अभी देखना पड़ेगा जी। तो आज हमारे बीच में ये थे विवेक शर्मा जी, जो लखनऊ के समस्याओं से, लखनऊ की जनता से, उत्तर प्रदेश की राजधानी के लोगों से जन वाकिफ़ हैं। इन्होंने आज मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, समस्या, हर समस्याओं पे बेबाकी से बात की और आपने जो भी RTI लगाई हैं, किस तरह से दिक्कतें आती हैं आपको, किस तरह से धमकियां मिलती हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग कौन कौन से हैं, उन सारे मुद्दों पे खुल के आपने बताया। जो है विवेक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपने इतनी जानकारी दी। आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से जानकारी हमें आप देते रहेंगे। धन्यवाद।